गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। जैसे कि आप सभी को पता है हमारा फिजिक्स चैप्टर 2 दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चल रहा था। आज इसी को हम अपना आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कंटिन्यू करने से पहले कुछ बच्चों के कह सकते हैं एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी क्या कि साउंड की प्रॉब्लम आ रही थी कुछ स्टूडेंट्स को। जो है इससे पहले वाली वीडियो में साउंड का इशू आया था। तो ज़रा इस वीडियो में कमेंट कर कर आप ये बताएं जिनको प्रॉब्लम आ रही थी पिछले वाली वीडियो में कि इस बार भी कोई साउंड का इशू है या इस बार साउंड आपको क्लियर आ रही है। ठीक है ना, आइए हम आगे मूव करते हैं। वन बाय वन मैं आपके सामने से स्लाइड को मूव करूंगा, आप देखते चले जाइए कहीं किसी स्लाइड का वर्क आपका रहा तो नहीं। सबसे पहले आपने देखा था कि हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा था क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं, उसकी एसआई यूनिट के बारे में, किसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के एसआई यूनिट के बारे में पढ़ा था, 1 वोल्ट क्या होता है। फिर आपने देखा था कि पोटेंशियल अगर हम बात करें फार पॉइंट पर किसी भी सोर्स चार्ज से तो कितना लिया जाता है, वहाँ पर फार पॉइंट नहीं कह सकते, इन्फिनाइट पे कितना लिया जाता है, हमारा 0 लिया जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा, ठीक है ना। उसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करने की कोशिश की थी। उसके बाद आपने कुछ ग्राफ्स देखे थे ई के और वी के विद रिस्पेक्ट टू आर। फिर हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी एक्सियल पोजीशन पर, किसके, एक डायपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्या होगी वो देखा था आपने। फिर आपने देखा था कि क्या कोई रिलेशनशिप है किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। वहाँ से आपने एक नई टर्म पढ़ी थी, क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा था आपने वहाँ पर। फिर आपने इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के बारे में पढ़ा था, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी आपने, ठीक है। उसके बाद आपने देखा था कि किस तरह के अगर हम अलग अलग सिस्टम ऑफ चार्जेस को ले लें तो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस किस तरह का बनने वाला है। तो वहाँ पर फर्स्ट केस आपने पढ़ा था कि अगर हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसके कारण कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। आपने देखा था अगर कोई डायपोल या फिर कह सकते हैं कि लाइक चार्जेस को ले लें तो उनके कारण हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, लाइक चार्जेस ले लें तो किस तरह का बनेगा, या फिर अगर हमारा कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए तो किस टाइप से बनेगा। फिर आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश की थी आपने। उसके बाद आपने देखा था कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी किसी भी डायपोल की अगर उस डायपोल को हम कहाँ रख दें, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें, उसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी आपने। फिर आपने देखा था कि ऐसी कौन सी पोजीशन है जिस पोजीशन पर वो स्टेबली इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबली अनइक्विलिब्रियम होगा, या फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं किस पॉइंट पर हमारी जीरो मिलेगी। उन सब के ओरिएंटेशन के बारे में आपने पढ़ा था, ठीक। उसके बाद आपने कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए थे जिसमें कि आपको बताया गया था न्यूमेरिकल्स आप कुछ इसमें न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे। तो एक आई होप सभी ने इन न्यूमेरिकल को वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, तो उन्हीं सभी स्टूडेंट्स के लिए अगेन फिर दोबारा से वही एडवाइस देना चाहूँगा कि अपना वर्क टाइमली कंप्लीट कर लें, नहीं तो मंडे में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करने कह सकते हैं। जिस बच्चे ने मंडे तक अपना वर्क कह सकते हैं संडे की शाम तक, संडे 6 बजे तक अपना वर्क कंप्लीट कर नहीं दिखाया, मंडे को हो सकता है उस बच्चे के अगेंस्ट कोई भी हमारा एक स्ट्रिक्ट एक्शन हो जाए। और आई होप, जहाँ तक मुझे उम्मीद है प्रिंसिपल मैम आपके पेरेंट्स से डायरेक्ट बात करेंगी, तो आई होप कि आप सैटरडे की शाम यानी कि 6 बजे तक आप मेरे को अपना वर्क कंप्लीट कर दिखा दें, ठीक है। या फिर अगर कोई रीज़न है, फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट्स के बिहाइंड कुछ रीज़न हो सकता है कि किस वजह से वो अपना वर्क नहीं दिखा पा रहा, तो पर्सनली मेरे को कॉल कर ये बताया कि क्या उसके पीछे क्या रीज़न है कि वो उसने अपना वर्क अब तक शो नहीं किया, ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा था कि अगर कोई हमें कंडक्टर है, उस कंडक्टर को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें तो उसका बिहेवियर किस टाइप का होगा, ठीक है ना। उसके कुछ बिहेवियर्स आपने पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद आपने देखा था क्या कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में आपने देखा था उसकी कुछ एप्लीकेशंस देखी थी, और ये फिर हमने क्या किया था, हमारा कल के लेक्चर में हमारा ये टॉपिक स्टार्ट हो चुका था। क्या टॉपिक था हमारा, था कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर की क्या होती है। तो कल आपको पिछले वाली वीडियो में लेक्चर में आपको ये बताया गया था कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो अगर हम किसी भी एक कंडक्टर को चार्ज देना स्टार्ट करते हैं, कोई भी एक आपने कंडक्टर ले लिया सिंपल, कोई भी शेप की हो सकती है, ज़रूरी नहीं है स्फेरिकल हो, ज़रूरी नहीं है सिलेंड्रिकल हो, ज़रूरी नहीं है स्क्वायर हो, कुछ भी हो, किसी भी रेगुलर शेप की हो सकती है। उस इरेगुलर शेप का आपने कंडक्टर ले लिया, उस कंडक्टर को आपने चार्ज देना स्टार्ट किया, तो उसकी वो एबिलिटी कि कितना चार्ज वो होल्ड कर सकता है, कितना इलेक्ट्रिक चार्ज वो होल्ड कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को आपने क्या नाम देता है, उसकी मेजरिंग, उस एबिलिटी की मेजरिंग को आपने क्या नाम देता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। उसके बाद आपने देखा था कि जैसे जैसे आप चार्ज किसी भी कंडक्टर पर देना स्टार्ट करेंगे, आपको कल बताया गया था कि अगर आपने कोई कंडक्टर ले लिया, उस कंडक्टर को आपने चार्ज दिया,
कोई बात नहीं, उसका कुछ पोटेंशियल बना होगा, आपने और चार्ज दिया उसका और पोटेंशियल बना, तो आपने क्या देखा था कि जितना पोटेंशियल वहाँ पर क्रिएट होगा या कितना पोटेंशियल उसका इंक्रीज होगा वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था कि आप कितना चार्ज उसको दे रहे हैं। तो वहाँ पर आपने क्या देखा था कि जो हमारा पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल था, हमारा चार्ज गिवन, यानी कितना हमने चार्ज दिया था। तो वहाँ से आपने देखा था क्या कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आया था V, और वहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के बाद हमने कांस्टेंट वैल्यू लगाई थी, दैट इज उसका क्या रिप्रेजेंटेशन दिया था, यहाँ पर C दिया था और उसको C को हमने क्या बोला था अपना कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, उसके बाद हमने कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा था कि कैपेसिटेंस क्या होता है। तो कैपेसिटेंस की C की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया था, C को एक साइड किया था और Q/V एक साइड कर दिया था। तो हमने वहाँ से कैपेसिटेंस की कह सकते हैं डेफिनेशन निकाल ली थी क्या, कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर क्या है कि कितना चार्ज उसको चाहिए, किसको, किसी भी कंडक्टर को कितना चार्ज चाहिए अपना पोटेंशियल एक पर्टिकुलर अमाउंट को अपने एक पर्टिकुलर अमाउंट तक इंक्रीज़ करने में उसको कितना चार्ज हमें देने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो वहाँ से आपने कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखवाई थी, नीचे लिखी हुई है बल्कि क्या कि हैंस द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, कि किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या है, मे बी डिफाइंड एज, वो डिफाइन है क्या कि एज द चार्ज रिक्वायर, कि कितना चार्ज हमें चाहिए टू इंक्रीज द पोटेंशियल, पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए किसके पोटेंशियल को इंक्रीज करोगे, तो सिंपल सी बात है, आपने चार्ज किसको दिया कंडक्टर को, तो पोटेंशियल किसका इंक्रीज होगा, कंडक्टर का पोटेंशियल, टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर बाय यूनिट अमाउंट। ठीक है, उसके बाद आपने देखा था कि क्या हमारा कैपेसिटेंस, यानी कह सकते हैं कैपेसिटेंस C वो किस किस के ऊपर डिपेंड, अगर यहाँ पे एक फॉर्मूला क्या आया था आपका C इज इक्वल टू Q/V, तो क्या यहाँ पर जो हमारा कैपेसिटेंस होगा चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा या फिर क्या पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो कल आपको बताया था कि ना वो चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा ना ही वो पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो सर फिर डिपेंड किसके ऊपर करेगा, कल आपको इसको कोरिलेट करते हुए क्या टर्म बताई थी, आपको रेसिस्टेंस का एग्जाम्पल दिया था। क्या रेसिस्टेंस का एग्जाम्पल दिया था कि वहाँ पर एक आपने एक लॉ पढ़ा था, क्या ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या बोला था आपने कि कितना किसी भी सर्किट के अंदर से करंट फ्लो करेगा वो डिपेंड करता है कि आपने कितना पोटेंशियल लगाया उस सर्किट के अक्रॉस, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आया था। वहाँ पर आपने कांस्टेंट की वैल्यू लगाई थी, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी हटानी थी आपको, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए आपने क्या किया था, वहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू लगाई थी और उस कांस्टेंट वैल्यू को किससे रिप्रेजेंट किया था आपने, कैपिटल R से। वो कैपिटल R क्या था, रेसिस्टेंस। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस क्या C, अच्छा बताओ वहाँ पर रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आया था, V/I। तो क्या रेसिस्टेंस पोटेंशियल और करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा था, वहाँ पे देखा नहीं, बल्कि रेसिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस डिपेंड करता है उसकी कंडक्टर की यानी कि वायर की लेंथ के ऊपर और एरिया के ऊपर। ठीक है, तो ऐसी क्या कैपेसिटेंस हमारा चार्ज और पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करेगा, कल आपको बताया गया था नहीं करेगा, तो फिर डिपेंड किसके ऊपर करेगा, तो वहाँ पे आपको कल लिखवाया गया था क्या कि जो कैपेसिटेंस होगा ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, वो क्या है हमारी, वो एबिलिटी है क्या करने की, चार्ज को होल्ड करने की। ठीक है ना, तो वो डिपेंड किसके ऊपर डिपेंड करती है उसका साइज़ क्या है, कंडक्टर का साइज़ क्या है, उस कंडक्टर की शेप क्या है, या फिर कह सकते हैं उस कंडक्टर की सराउंडिंग मीडियम कैसा है, या फिर कह सकते हैं उसके आसपास में किस टाइप के कंडक्टर आपने रख रखे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। सर अब इसका मतलब क्या होगा, अब 1 बाय 1 मैंने कल आपको बताया था कि इन 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, इन सब का मतलब समझेंगे, किस तरह से साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, किस तरह से चार्ज शेप के ऊपर डिपेंड करेगा, किस तरह से हमारा नेचर के ऊपर, या फिर किस तरह से हमारे उस कंडक्टिंग किसी भी कह सकते हैं कंडक्टर के ऊपर जो उसके नेबरहुड में रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको देखा था कि यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या होती है, तो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस आपने देखा था क्या होती है, फैरेड होती है। 1 फैरेड का मतलब क्या होता है, कल आपको बताया गया था। ठीक है, फिर आपको बताया गया था कि 1 फैरेड की वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, कह सकते हैं बहुत लार्ज अमाउंट होता है 1 फैरेड, तो इसलिए हम प्रैक्टिकल यूज़ में 1 फैरेड यूज़ नहीं करते, उसकी स्मॉल अमाउंट यूज़ करते हैं। क्या अमाउंट यूज़ करते हैं, या तो मिली फैरेड यूज़ करते हैं, या माइक्रो फैरेड यूज़ करते हैं, या फिर क्या करते हैं हम पिको फैरेड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जनरली आप जितने भी अपने न्यूमेरिकल से रिलेटेड देखोगे, जैसे हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा, कैपेसिटर कंप्लीट होगा, हम न्यूमेरिकल लगाने स्टार्ट करेंगे, तो हम न्यूमेरिकल में अधिकतर सब में क्या मिलेगा आपको, माइक्रो फैरेड मिलेगा। माइक्रो फैरेड क्यों मिलेगा, फैरेड क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि फैरेड की वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा लार्ज होती है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए क्या करेंगे हम वहाँ पर इसकी स्मॉल अमाउंट ले लेंगे, मिली फैरेड ले लेंगे, माइक्रो फैरेड ले लेंगे, या फिर पिको फैरेड ले लेंगे। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि मिली फैरेड का मतलब 10⁻³ फैरेड, माइक्रो फैरेड का मतलब 10⁻⁶ फैरेड, एंड पिको फैरेड का मतलब 10⁻12 फैरेड। ठीक है, फिर आपने देखा था कि उसका डायमेंशन क्या होगी और उसका ऐसा यूनिट क्या होगी, तो वहाँ पे आपको लिखवाया गया था उसका ऐसा यूनिट क्या होगी और उसका डायमेंशनल फार्मूला
क्या होगा। ठीक है, वहाँ पे जिस बच्चे ने यहाँ तक नहीं देखा या जिस बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है, अपनी प्रीवियस वीडियोस को खोलकर सभी वीडियो के लिंक आपके पास ऑलरेडी ग्रुप के अंदर आ चुके हैं, या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर उसमें प्लेलिस्ट में जाकर आप इजीली सारी वीडियो को गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 वहाँ पर सीरीज़ के अकॉर्डिंग सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको। किस सीरीज़ से आपको देखना है, किस पॉइंट से आपको डाउट है, वहाँ पर क्लियरली आपको उन वीडियो में दिख जाएगा, तो आप जाकर वहाँ पर उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। ठीक है, आज हम अपना नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इसी के अंदर क्या, कि अगर आप एक स्फेयर ले लें, देखना आप जरा इसको कैसे करेंगे। हम क्या करते हैं, हमने कि स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया, आपको कहा था कंडक्टर ले सकते हैं आप, कंडक्टर कोई सी भी शेप का हो, स्फेरिकल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगुलर हो, इरेगुलर हो, कोई सी भी शेप हो, कुछ मैटर नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने क्या कंसिडर कर लिया कि हमारा कोई एक कंडक्टर है और वो कैसी शेप का है, स्फेरिकल शेप का है। तो हमें क्या देखना है, हमें कैपेसिटेंस देखना है किसका, उस स्फेरिकल कंडक्टर का। ठीक है, तो देखेंगे हम इसको कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिखाना चाहेंगे। आपको कहा था ना कि 1 फैरेड की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना, और किस तरह से हमारा जो कैपेसिटेंस होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, साइज़ के ऊपर और शेप के ऊपर। फर्स्ट पॉइंट आपको लिखवाया था ना, तो यहाँ इस पॉइंट से आपको थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इसको ध्यान समझें। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक स्फेयर ले लिया, जैसे कि आपको नीचे दिख रहा है, ये इधर ये आपको एक स्फेयर दिख रहा है। तो हमने क्या करा है कि स्फेरिकल शेप का कंडक्टर ले लिया। ठीक है, उस स्फेरिकल शेप को कंडक्टर लेने के बाद हमने उसकी कह सकते हैं उस स्फेरिकल शेप की रेडियस कितनी है हमारी, कैपिटल आर है। ठीक है, हमने क्या किया, उसको यूनिफॉर्मली चार्ज दिया है, कह सकते हैं उसको चार्ज दे रहे हैं प्लस क्यू, और वो चार्ज क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा उसकी पूरी सरफेस पर। इस आपको दिख रहा है ना, इसका चारों तरफ क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया हमारा क्या चार्ज, जो भी हमने उसको चार्ज दिया था। ठीक है, अब क्या करते हैं हम कि हमने इसको हमें सबसे पहले हम क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका कैपेसिटेंस। ये तो निकालना है फिर हमें इसकी कैपेसिटेंस किस तरह से डिपेंड करेगी। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। कल बताया था आपको C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी होता है। अच्छा एक बात बताओ, क्यू क्या है, क्यू वही तो है जो अमाउंट ऑफ चार्ज आप दे रहे हो। तो आपने कंसिडर क्या कर रखा था कि यहाँ पे हमने उसको कितना चार्ज दिया, कैपिटल क्यू। लेकिन हम बात करें पोटेंशियल की, कि हमने कैपिटल क्यू चार्ज देने के बाद उस स्फेयर का कितना पोटेंशियल इंक्रीज हुआ है, फिर कह सकते हैं कितना पोटेंशियल क्रिएट हुआ है, उसकी वैल्यू तो हमारे पास नहीं है। तो उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे इजीली। ठीक है ना, किस तरह से करते हैं पता है ना, V का फॉर्मूला क्या होता है, V का फॉर्मूला होता है हमारा 1/4πε0 Q अपॉन R। फर्स्ट चैप्टर में आपको क्लियरली पोटेंशियल के बारे में पढ़ाया गया था, जब वहाँ पर इसकी वैल्यू भी निकलवाई थी। इवन वहाँ पर आपको एक केस भी कराया था, क्या कि अगर आपको कोई एक स्फेयर हो और स्फेरिकल हो और उस स्फेरिकल शेप के कारण कितना पोटेंशियल बनेगा, तो वहाँ पर आपको इसकी क्लियर वैल्यू भी लिखवाई गई थी। ठीक है ना, तो ये वहाँ से हमने पिकअप किया है क्या, V इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन R। ठीक है, अगर किसी को डाउट है इसमें कि हमारा ये किस तरह से आया, तो आप फर्स्ट चैप्टर को ओपन करें अपनी कॉपी में और वहाँ पर जाकर देखें कि हमने एक पोटेंशियल की वैल्यू निकाली थी। क्या कि जब कोई हम एक स्फेयर ले लें और उस स्फेयर के सेंटर पॉइंट पर कितना पोटेंशियल हमारा क्या होगा, कंसनट्रेट होगा, या कह सकते हैं उसके पोटेंशियल कितना होगा, हमने उसकी वैल्यू निकाली थी। ठीक है, तो वहाँ पर V की वैल्यू निकल के थी क्या, V इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन R। ठीक है, Q क्या है, Q इज द चार्ज विच वी हैव टू गिव, या फिर कह सकते हैं विच वी हैव गिवन टू दिस स्फेयर, एंड R क्या है हमारी, वो रेडियस है उस स्फेयर की। ठीक है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगाया क्या, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। Q की वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पर पुट कर दी, और V की वैल्यू अभी जो आप पीछे निकाल के लाए हो क्या, 1/4πε0 Q अपॉन R, इसको यहाँ पर एज इट इज़ पुट कर दिया। ठीक है, Q से Q कैंसिल आउट हो गया, और आपका C की वैल्यू क्या आ गई, आपकी C की वैल्यू आ गई वो 4πε0 इंटू R। क्या वैल्यू आई आपकी, C इज इक्वल्स टू 4πε0 इंटू R। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो भाई, 4πε0 तो कांस्टेंट है, इसको हटा दो। तो जो हमारा कैपेसिटेंस है, ध्यान से देखना, जो हमारा कैपेसिटेंस है इस स्फेरिकल कंडक्टर वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है कि उसकी रेडियस कितनी है, कि उसकी किसके प्रोपोर्शनल है, वो प्रोपोर्शनल है उसकी रेडियस की। कि जो हमने स्फेरिकल कंडक्टर लिया हुआ है उसकी रेडियस कितनी है। ठीक है ना, तो डायरेक्टली उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यहाँ समझ में आया ना कि किस तरह से हमारा जो कैपेसिटेंस होता है वो किस तरह से डिपेंड करता है किसके ऊपर, शेप के ऊपर और साइज़ के ऊपर। आपको फर्स्ट पॉइंट लिखवाया था ना यहाँ पर, ये लिखवा था ना कि कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, शेप एंड साइज़ के ऊपर। तो किस तरह से साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, आप देख रहे हो ना कि स्फेरिकल अगर आप कोई भी कंडक्टर ले लेंगे तो उसकी रेडियस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा क्या करेगा, ये कह सकते हैं कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा। यानी कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा हमारा कि कितना बड़ी आप स्फेयर ले रहे हो, उसकी रेडियस कितनी बड़ी, जितनी बड़ी रेडियस उतना ज़्यादा उसका कैपेसिटेंस। ठीक है,
उसके बाद बात करते हैं, आपको वहाँ पे एक पॉइंट बताया गया था कि जो एसआई यूनिट होती है किसकी, कैपेसिटेंस की, वो होती है फेरेड। लेकिन 1 फेरेड बहुत बड़ी अमाउंट होती है। 1 फेरेड क्या होती है, बहुत बड़ी अमाउंट होती है। अब देखते हैं जरा 1 फेरेड का मतलब क्या है, 1 फेरेड का मतलब क्या है। अब देखते हैं 1 फेरेड का मतलब क्या है। ठीक है, तो आपने क्या किया, कंसिडर कर लिया क्या, हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर हम एक स्फेयर ले लें, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, आपको भी बताया गया था कि 1 फेरेड की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, ठीक है ना, लेकिन उसको प्रूफ तो होगा ना कि किस तरह से 1 फेरेड की वैल्यू बड़ी होती है, क्यों क्यों प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, देखते हैं उसको। ठीक है ना, तो आपने क्या किया, एक कंसिडर कर लिया कि स्फेयर, कोई भी आपने एक स्फेरिकल कंडक्टर कंसिडर कर लिया, और आपने क्या कंसिडर करा कि उसकी रेडियस हम जब तक इंक्रीज, मतलब उसकी रेडियस इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी रेडियस है कि उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो क्या कर सके, उतने चार्ज को क्या कर सके, होल्ड कर सके, जिससे कि उसकी कैपेसिटेंस कितना बन जाए, 1 फेरेड बन जाए। मैं समझ पा रहा हूँ ना कि क्या करें, हमने एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया, ठीक है, और उस स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस इतनी है कि उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि उसका कैपेसिटेंस कितना हो सकता है, 1 फेरेड हो सकता है। ठीक है ना, देखते हैं यहाँ से आपने क्या निकाला, C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू आर। तो आपको रेडियस देखने की हमें कितना बड़ा स्फेयर चाहिए होगा, किसके लिए, कि आपका कैपेसिटेंस कितना बन जाए, 1 फेरेड। तो आप आर को एक तरफ रखेंगे और बाकी सब एक तरफ। तो अगर आप आर को एक साइड कर दें तो क्या बन जाएगा, C/4πε0, ये बन गया R इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू सी। अब जरा सोच के बताओ, आपको रेडियस तो निकालनी है कि स्फेयर कितना बड़ा हो, ठीक है, वही तो पता लगाना है। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, 1/4πε0 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹। ठीक है, सी कितना चाहिए आपको, सी चाहिए आपको 1, भाई कैपेसिटेंस कितना चाहिए, 1 फेरेड, तो सी की जगह आपने वैल्यू कितनी कर दी, 1, और 1/4πε0 की वैल्यू कितनी कर दी आपने, 9 × 10⁻⁹। तो जरा यहाँ से कैलकुलेट करके देखना कितनी है, 9 × 10⁻⁹ मीटर। रेडियस कितनी होनी चाहिए उसकी, स्फेयर की, 9 × 10⁻⁹ मीटर। जरा इसको किलोमीटर में चेंज कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, 9 × 10⁻6 किलोमीटर। अब जरा इमेजिन करो, हमें अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर लेना है और उसकी कैपेसिटेंस कितनी करानी है, 1 फेरेड करानी है, तो उसकी रेडियस कम से कम कितनी होनी चाहिए, 9 × 10⁻6 किलोमीटर। 9 × 10⁻6 किलोमीटर। इमेजिन कर रहे हो कि कितना बड़ा स्फेयर होगा। अच्छा बात बताओ, अर्थ जो हमारी अर्थ है उसकी रेडियस कितनी है, उसकी रेडियस है हमारी 6 × 10⁻³ किलोमीटर। यही तो है सिंपल। तो एक बात इमेजिन करो, हमारी जो इतनी बड़ी अर्थ है, उस अर्थ की रेडियस कितनी है, 6 × 10⁻³ किलोमीटर, और जो हमें स्फेयर चाहिए जिसका कैपेसिटेंस कितना होगा, 1 फेरेड, उसकी रेडियस कितनी है, 9 × 10⁻6 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेट 1500 टाइम्स किसके है, रेडियस ऑफ द अर्थ के। यानी कि हमारी जो रेडियस है अर्थ की, उसकी कितना होना चाहिए, 1500 टाइम ज़्यादा होना चाहिए उसकी रेडियस, किसकी, उस स्फेयर की, जिसका कैपेसिटेंस हम क्या करेंगे, 1 फेरेड। तो इमेजिन कर रहे हो कितना बड़ा, क्या इतना बड़ा ये कह सकते हैं कंडक्टर पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं है। तो इसीलिए हमने आपको क्या कहा था कि 1 फेरेड की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, किस तरह से, साइज़ के ऊपर डिपेंड करता था, साइज़ के ऊपर डिपेंड आपको दिखाते हैं किस तरह से डिपेंड कर रहे हैं, और 1 फेरेड की वैल्यू कितनी ज़्यादा होती है, कैसे कंक्लूड करें, तो हम इस सिंपली एक प्रैक्टिकल वैल्यू से देख सकते हैं कि अगर हमें किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर की वैल्यू कितनी करनी है, 1 फेरेड, तो हमें उसकी रेडियस कितनी करनी पड़ेगी, लगभग 9 × 10⁻6 किलोमीटर, यानी कि हमारी अर्थ के साइज से भी 1500 टाइम्स ज़्यादा। तो क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको कहा था कि 1 फेरेड की वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब जरा एक बात बताओ, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अपना कैपेसिटर की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, किस तरह से मूव करेंगे, वो तो हम कैपेसिटर को स्टार्ट तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन हाँ आज उसका थोड़ा सा कह सकते हैं, उसकी नींव रख देंगे, यानी कि उसका कह सकते हैं उसकी स्टार्टिंग कर देंगे आज थोड़ा सा। ठीक है ना, अब जरा एक बात सोचो, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर समझ लोगे यहाँ पर तो आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है ना, तो अगर यहाँ पे ध्यान समझ लोगे तो फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि अगर आपने कोई कंडक्टर ले लिया, आपने कोई कंडक्टर ले लिया, ठीक है, उस कंडक्टर को फॉर एग्जांपल आपने एक कंडक्टर ले लिया, देखो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, जस्ट वेट। फॉर एग्जांपल आपने एक कंडक्टर ले लिया, और कंडक्टर कैसा लिया आपने, कोई भी इर्रेगुलर शेप का ले लिया।
कुछ भी इरेगुलर शेप का ले लिया, हालांकि बड़ी बैंगन टाइप शेप बन गई, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप इमेजिन कर लेना, ठीक है ना। आपने क्या कर लिया, कोई भी एक इरेगुलर शेप का ले लिया। अब इस इरेगुलर शेप पे आपने, यानी कि इस कंडक्टर पे आपने क्या दिया, चार्ज देना स्टार्ट किया। आपने चार्ज दिया पॉजिटिव, ठीक है, और चार्ज दिया पॉजिटिव, और आप चार्ज देते जा रहे हो। लेकिन क्या इसकी कोई एक लिमिट होगी कि हम कितना चार्ज दे रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं? आपने क्या देखा कि आपने इसको चार्ज दिया, कोई भी आपने किसी रेगुलर कंडक्टर ले लिया, उस कंडक्टर को आपने चार्ज दिया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आपने और चार्ज दिया, कोई दिक्कत नहीं, आपने और चार्ज दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ज़रा एक बात बताओ, जब आप किसी कंडक्टर को चार्ज दोगे तो उसका क्या इंक्रीज़ होगा? कैपेसिटेंस की जो आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर की, जब आप किसी भी कंडक्टर को चार्ज दोगे तो उस कंडक्टर का पोटेंशियल इंक्रीज होता चला जाएगा। सिंपल सी बात है। अच्छा, उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब जरा एक बात बताओ, अगर आपने एक सिंपल कोई कंडक्टर ले लिया, इरेगुलर शेप का कंडक्टर ले लिया, उस कंडक्टर को चार्ज दिया, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, ठीक है ना, उस चार्ज दे रखा है आपने उसको, तो होगा क्या, एक पर्टिकुलर टाइम बाद उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। वो क्या करेगा, चार्ज वहाँ पे आपने दे रखा है, उसके चारों तरफ काफ़ी अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। उसके चारों तरफ, इसके कह सकते हैं, जो भी कंडक्टर आपने ले रखा है उसके चारों तरफ, उस सराउंडिंग में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड? अब क्या हुआ, आपको पता है, फॉर एग्जांपल आपने इमेजिन कर, तो चलो कि आपने एक कंडक्टर ले रखा है, आपके हाथ में है एक कंडक्टर ले रखा है, आपने उसको चार्ज कंटिन्यूस देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, ठीक है। तो होगा क्या, उस कंडक्टर के चारों तरफ जो उसके सराउंडिंग में एयर है, भाई एयर किस तरह काम करती है, एयर करती है एक इंसुलेटर की तरह काम, एयर इंसुलेटर की तरह काम तो करती है, लेकिन एक उसकी लिमिट है। एयर की क्या है, हमारी एक लिमिट है। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि एयर की भी एक पर्टिकुलर लिमिट है, कि इस पर्टिकुलर लिमिट तक अगर फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो हमारा इलेक्ट्रिक क्या करेगी, हमारी जो एयर है इंसुलेटर की तरह काम करेगी। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दिया, तो होने वाला क्या है वहाँ पर, सिंपली वो जो हमारे कह सकते हैं पार्टिकल्स होंगे, वो आयनाइज हो जाएंगे, और जिस तरह से हमारा एयर है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव ना कर किसकी तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगी, एज अ कंडक्टर की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। अब जरा इमेजिन करो, क्या, जस्ट वेट, कि आपने क्या किया, एक कंडक्टर ले लिया, ठीक है, इसके पास आप बाबा पॉजिटिव चार्ज, और आपने सपोज कर लिया कि इसके पास अब इतना चार्ज हो गया कि ये क्या कर सकता है, हमारा बाहर की एयर को आयनाइज कर सकता है। इसके चारों तरफ बहुत अमाउंट ऑफ कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। अब जरा बताओ, इसके चारों सराउंडिंग में जो भी हमारी एयर होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एयर के मॉलिक्यूल्स को कंसिडर कर लेते हैं। इस एयर के मॉलिक्यूल में जब ये इंसुलेटर था तो क्या होगा, इंसुलेटर था तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब यहाँ पर चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो होगा क्या, इसके जितने भी नेगेटिव पार्टिकल होंगे उस वो यहाँ पर इधर इस साइड क्या हो जाएंगे, पोलराइज्ड हो जाएंगे, पोलराइजेशन हो जाएगा चार्जेस का। भाई यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव क्रिएट हो जाएंगे ना, होंगे भाई पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे। आपने चार्ज देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो होगा क्या, एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा कि वो जो हमारे चार्ज पार्टिकल यानी कि जो नेगेटिव है वो यहाँ से कूद कर क्या आ जाएंगे, इसके पास आ जाएंगे, और होगा क्या, वहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक कोरोना डिस्चार्जिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इन दोनों के बीच में कोरोना डिस्चार्जिंग। सर कोरोना का नाम तो वैसे ही बहुत बेकार है आज के टाइम में, और आप फिर भी नाम कोरोना का ले रहे हो, बिल्कुल इसको हम नाम देते हैं अपना क्या, कोरोना डिस्चार्जिंग। क्या नाम देते हैं इसको हम, कोरोना डिस्चार्जिंग, ठीक है। अगर कोरोना डिस्चार्जिंग होता क्या है कि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज आपने कंडक्टर को लगातार दे रहे हो तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, जिस कारण क्या होगा, उसके चारों तरफ उसके सराउंडिंग में जितने भी एयर मॉलिक्यूल होंगे वो आयनाइज हो जाएंगे, और जैसे ही वो आयनाइज होंगे तो वहाँ से क्या होगा, एक स्पार्क प्रोड्यूस होगा। भाई नेगेटिव और पॉजिटिव जब भी मिलेंगे क्या करते हैं, स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से नेगेटिव कूद कर इस कंडक्टर के ऊपर आ जाएंगे, और इसको हम फिनोमेना का नाम क्या दे देंगे, कि कोरोना डिस्चार्जिंग होगा। क्या होगा, कोरोना डिस्चार्जिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे सामने दिक्कत आनी स्टार्ट हो गई। क्या दिक्कत आ रही है कि आपने कंडक्टर ले रखा था, आपको क्या करना है, उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस पर कंडक्टर को आपको क्या करना है, आपको चार्ज देना है बहुत सारा, जिससे कि आप एक पर्टिकुलर टाइम आने पर उससे वो चार्ज इकट्ठा ले सकें और आपको अमाउंट, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाए। ये तो करना है आपको, लेकिन दिक्कत क्या आने लगी आपके सामने कि ना तो आप इतना बड़ा एक कंडक्टर ले सकते कि उसके अंदर हमारा कैपेसिटेंस कितना हो जाए, काफ़ी हाई हो जाए, क्योंकि आपने देखा था इससे पहले कि अगर आपने ज़्यादा बड़ा कंडक्टर लिया, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्या करना है, कैपेसिटेंस 1 फैरेड करना है, तो आपको कंडक्टर का लेना पड़ेगा, बहुत बड़ा लेना पड़ेगा। तो सर ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है,
भाई ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अच्छा चलो सर ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, फिर हमने क्या करा था कि सर साइज़ तो हम ज़्यादा बड़ा नहीं ले सकते, लेकिन हम क्या कर लें कि एक सिंपल नॉर्मल साइज़ कर लेना, उसके ऊपर चार्ज देते चले जाएं, देखते हैं क्या होने वाला है। तो जब आप उसके ऊपर कंटिन्यूसली चार्ज दे रहे थे, कंटिन्यूस चार्ज दे रहे थे, तो क्या हो रहा था, उसका पोटेंशियल इंक्रीज़ हो रहा था। सिंपल कैपेसिटेंस में आपने तो पढ़ा है कि जैसे से आप चार्ज दोगे उसका पोटेंशियल इंक्रीज़ होगा। जब वहाँ पर पोटेंशियल इंक्रीज़ हो रहा है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हाई हो गया, और जिस कारण वहाँ पे उसके सराउंडिंग में जितनी भी हमारी एयर के मॉलिक्यूल्स थे वो सब क्या हो गए, आयनाइज्ड हो गए। जैसे ही वे आयनाइज्ड हुए तो जो हमारी एयर पहले इंसुलेटर की तरह काम कर रही थी अब कंडक्टर की तरह काम करने लगेगी, और जिस कारण जो हमारे पॉजिटिव चार्ज, जो हम पॉजिटिव चार्ज किसको दे रहे थे, कंडक्टर को दे रहे थे, वो नेगेटिव के साथ मिलने के बाद, नेगेटिव कहाँ से मिल रहे हैं, नेगेटिव सराउंडिंग से मिल रहे हैं क्योंकि एयर आयनाइज हो चुकी है, नेगेटिव्स मिल रहे हैं सराउंडिंग से, पॉजिटिव आप दे रहे थे, दोनों मिलने के बाद क्या होगा, न्यूट्रल हो गए, तो वो तो चार्ज देना आपका बेकार रहा। वही सिंपल अगर हम कल वाला एग्जाम्पल ले लें, क्या एग्जाम्पल ले लें कि जो बंदा जो कह सकते हैं, जो बंदा अपनी लड़की की शादी करने जा रहा था, उसने क्या किया था, डेली अपने एक लॉकर में अमाउंट को सेव कर रहा था। अब अगर वो बंदा अपने अमाउंट को सेव कर रहा है और कोई बंदा, जैसे फॉर एग्जांपल वो पर्सन आया रात के टाइम, मतलब कह सकते हैं शाम के टाइम आया, उसने जो भी अमाउंट अपनी कमा के लाया था उसमें से कुछ पार्ट उसने रख दिया, ठीक है। अब जैसे वो सुबह काम पे गया, सुबह किसी ने लॉकर खोल लिया और उसमें से पैसे निकाल लिए, तो कोई फ़ायदा हुआ उस पैसे रखने का, ठीक है ना, कोई मतलब ही नहीं है। शादी के टाइम क्या उसको पैसे मिल पाएंगे, वे नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे भी क्या हो गया कि आप पॉजिटिव चार्ज दे रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही वहाँ पर जो हमारी एयर थी, एयर के जो मॉलिक्यूल थे वो जैसे आयनाइज्ड हुए, उनके बीच में क्या होगी, कोरोना डिस्चार्जिंग होगी, क्या होगा, कोरोना डिस्चार्जिंग होगी, जिस कारण जितना भी हमने चार्ज दिया था वो सारा क्या होगा, लीक होगा। समझ पा रहे हो ना, जो हमने चार्ज उस कंडक्टर को दिया था वो क्या हो गया, लीक हो गया, जिस कारण हमारा कंडक्टर जैसे पहले नॉर्मल न्यूट्रल था, ऐसे ही फिर दोबारा न्यूट्रल हो गया। समझ पा रहे हो ना क्या कहानी हुई है ये। आपने कंडक्टर लिया, उस कंडक्टर को आप चार्ज दे रहे हो, लगातार देते जा रहे हो, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम आया जिस पर्टिकुलर टाइम बाद क्या हो गया, उसका कोरोना डिस्चार्जिंग हुई। कोरोना डिस्चार्जिंग क्यों हुई आपको भी बताया मैंने क्यों हुई है, जिस कारण क्या हो गया, जितना भी आपने चार्ज दिया था वो सारा लीक हो गया और कंडक्टर फिर दोबारा से क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया। अच्छा अब हम बात करेंगे, सर ठीक है आपने तो बता दिया, लेकिन इसमें एक पॉइंट है कि जो हमारी एक वो लिमिट है, किस लिमिट पर हमारी एयर क्या हो जाएगी, आयनाइज हो जाएगी, तो उसकी वैल्यू क्या है, किस फील्ड पर हमारा क्या हो जाएगा कि एयर क्या हो जाएगी, आयनाइज हो जाएगी, यानी कि हमारा कोरोना डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगा। कौन से एक पर्टिकुलर फील्ड की वैल्यू क्या है, तो उस फील्ड की वैल्यू होती है ये 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो यानी कि जैसे ही आपने उसको कंडक्टर को चार्ज दिया और उसके पोटेंशियल इंक्रीज़ हुआ, जिस कारण उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसके चारों तरफ से, जैसे जैसे आप चार्ज देते जाओगे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जब एक पर्टिकुलर पॉइंट वैल्यू तक पहुंच जाएगा, और उस वैल्यू की कह सकते हैं उसकी मैग्नीट्यूड कितना है, 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। जैसे ही उसका इतना मैग्नीट्यूड हो जाएगा किसका, फील्ड का, वहाँ पर क्या हो जाएगा, जो एयर थी जो इंसुलेटर की तरह काम कर रही थी वो किस तरह काम करने लगी, कंडक्टर की तरह काम करने लगी, और वहाँ पर हमारा कोरोना डिस्चार्जिंग हो जाएगा। और जैसे कोरोना डिस्चार्जिंग होगा हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पर जितना भी चार्ज हमने दिया था वो सब क्या हो जाएगा, लीक हो जाएगा। और जैसे चार्ज लीक हो जाएगा तो क्या, वो कंडक्टर हमारा जैसे पहले न्यूट्रल था ऐसे न्यूट्रल हो जाएगा। जबकि हमें क्या करना था, हमें करना था कैप एक कह सकते हैं एक कंडक्टर को इतना चार्ज देना जिससे कि हम पर्टिकुलर टाइम पर उससे वो ले सकें। क्या हमारा वो जो एम था वो फुलफ़िल होगा, वो फुलफ़िल नहीं होगा, तो हमारे सामने की दिक्कत और आगे खड़ी होगी। तो समझ में आया ना, ना तो आप ज़्यादा बड़ा साइज़ ले सकते, भाई आपको कैपेसिटेंस चाहिए, सही अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस चाहिए, तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप, साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो। सर साइज़ कहाँ तक इंक्रीज़ करें, इतना बड़ा साइज़ कैसे पॉसिबल होगा, जो भी आपने दिखाया था कितना था, वो 1500 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर भी लिमिटेशन आ गई। अच्छा दूसरा आपने क्या देखा कि आपने कंडक्टर को चार्ज देते जा रहे हो, लेकिन उसमें भी एक लिमिट आ गई कि वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कोरोना डिस्चार्जिंग होगी, कोरोना डिस्चार्जिंग हो जाएगी, सारे चार्ज लीक हो जाएगा और सारा का सारा क्या हो जाएगा, हमारा वो कंडक्टर फिर दोबारा से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो सर वो भी दिक्कत आ गई, तो अब हम करें तो करें क्या, इसको हमें किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसी को देखेंगे किस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, और वहाँ से आप क्या करोगे, एक कॉन्सेप्ट को देखोगे, क्या वो आएगा आपका कैपेसिटर। फिर उसके बाद आप कैपेसिटर के पार्ट टाइप्स देखोगे, फिर वहाँ पे आप देखोगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। इस तरह से हमारा चैप्टर आगे प्रोसीड करेगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी किसी बच्चों को डाउट है तो पर्सनली उस पिक को क्लिक कर उसके उस स्नैप के ऊपर मार्क करके कि सर हमें कोई इस पॉइंट पर डाउट है, वो मेरे को सेंड कर सकता है, ठीक है ना। अच्छा बस ये और ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, कल कुछ स्टूडेंट्स को साउंड में प्रॉब्लम आ रही थी, कल उनका नीचे कमेंट आया था
कि सर ये साउंड में प्रॉब्लम आ रही है, स्पेशली हिमानी, कि कल जो है आप ये क्या बोल रहे थे कि इसमें जो है सर साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, तो कल कुछ टेक्निकल इशू हो गए थे, ठीक है ना। आज आप ये देख के बताना कि क्या साउंड आज प्रॉपर आ रही है या आज भी हमारी वही सेम प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर फिर भी आज भी कोई साउंड इशू आ रहा है तो कल को थोड़ा सा और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अपना वर्क डेली बेसिस पर कंप्लीट करें, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने अब तक अपना वर्क कंप्लीट नहीं किया, उनके लिए कह सकते हैं एक फ्री एडवाइस है। क्या एडवाइस है? मानना ना मानना आपकी बात है, ठीक है ना। मनवाना हमारा काम है, मानना ना मानना आपकी बात है, ठीक है ना। लेकिन जैसे आप जिद्दी हो, आपको काम नहीं करना, हम भी जिद्दी हैं, हमें भी आपसे काम करवाना ही करवाना है, ठीक है ना। तो अब आप टेंशन मत लें। जिस बच्चे का काम संडे शाम 6 बजे तक आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका वर्क नहीं आएगा, मंडे में उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन होने जा रहा है। मेरे को मत बोलना कि सर ये क्या हुआ, ठीक है ना। आई होप इतने बड़े आप हो चुके हो कि आपको पता चल गया होगा कि आपके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। अगर कोई इशू है, फॉर एग्जांपल हो सकता है किसी स्टूडेंट के साथ कोई प्रॉब्लम कि सर मैं इस वजह से अपना वर्क नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना, तो वो पर्सनली मेरे को अपना मैटर बताया कि सर मैं इस वजह से अपना काम नहीं कर पा रहा, लेकिन मेरे पास हर बच्चे का रिकॉर्ड होना चाहिए कि सर इसका वर्क कंप्लीट हो चुका है और या फिर मेरा वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है ना। तो आई होप सब समझ गए होंगे, ठीक है। तो अपना वर्क डेली कंप्लीट करें। थैंक यू। एंड अगेन फिर वही, सर आप डेली बोलते हो, भाई डेली बोलना ज़रूरी है, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।